हमारे सौरमंडल के अंधेरे कोनों और अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपा प्लूटो ग्रह, जो कभी हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह हुआ करता था, इसने लोगों और वैज्ञानिकों की कल्पनाओं में अपनी जगह बना ली थी। सन 1930 में इसकी खोज के बाद से प्लूटो हमारे लिए एक रहस्य बना रहा, लेकिन सन 2015 में न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने एक ऐतिहासिक फ्लाईबाय किया और तब हमें प्लूटो की कुछ ऐसी तस्वीरें मिली। वैज्ञानिक हैरान थे क्योंकि प्लूटो पर हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा रहस्यमय चीजें चल रही थीं। न्यू होराइजन ने प्लूटो की डायनामिक और कॉम्प्लेक्स दुनिया का नजारा हमारे सामने पेश कर दिया था, जहां बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और एक अस्पष्ट और धुंधला एटमॉस्फेयर हमें दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे हमने प्लूटो को स्टडी किया, एक बहुत ही विचित्र सवाल उभर कर सामने आया। क्या प्लूटो की इस बर्फीली दुनिया में कहीं जीवन छिपा हुआ है? पहली बार देखने पर प्लूटो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये जीवन के लिए बना है। ये बहुत ही ठंडा है, जहाँ का तापमान करीब -225 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये सूरज से बहुत दूर है, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी बहुत कम मात्रा में पहुँच पाता है। इतने हालात खराब होने के बावजूद भी हाल ही की कुछ खोजों ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर दिया है। इन खोजों से लगता है कि प्लूटो पर जीवन के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, लेकिन वो दबे पड़े हैं प्लूटो की जमी हुई सतह के नीचे। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं प्लूटो पर छिपे हुए जीवन की संभावनाओं को। हम उस ग्रह पर कंडीशंस को एग्जामिन करेंगे, साथ ही न्यू होराइजन की कुछ सरप्राइजिंग डिस्कवरीज को भी देखेंगे, जो वहां के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जीवन होने के संकेत देती है। सवाल काफी बड़ा है, क्या प्लूटो इतनी गंभीर परिस्थितियां होने के बावजूद भी जीवन को संजोए बैठा है? प्लूटो पर जीवन की संभावना को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस ड्वार्फ प्लैनेट पर मौजूद परिस्थितियों को समझना होगा। काइपर बेल्ट में मौजूद एक इलाका, जो हमारे सौरमंडल के आखिरी ग्रह नेपच्यून से कहीं आगे है। ये इलाका आइसी बॉडीज से भरा पड़ा है। माना जाता है कि ये बॉडीज हमारे शुरुआती सौरमंडल के अवशेष हैं। प्लूटो भी इसी इलाके में इन्हीं आइसी बॉडीज का ही एक पार्ट है। ये एक बेहद ठंडी और जमी हुई दुनिया है। इसकी सतह मुख्य रूप से नाइट्रोजन आइस की बनी है, जिसमें कुछ ट्रेसेस मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर आइस के मिल जाते हैं। प्लूटो की सतह का तापमान सौरमंडल के कुछ सबसे कम तापमानों में गिना जाता है, जहां एवरेज टेम्परेचर -225 डिग्री सेल्सियस रहता है। इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर का मतलब है कि अगर प्लूटो पर अगर पानी हुआ भी, तो वो जमा हुआ एकदम ठोस होगा। जिस जीवन को हम जानते हैं, वो जीवन इतने कठोर वातावरण में नहीं पनप सकता। हालांकि हाल ही में हुई खोजें ये इशारा करती हैं कि प्लूटो जितना दिखाई दे रहा है, वो जीवन के लिए उतना कठोर शायद नहीं है। वैज्ञानिकों को यहाँ पर आशा की कुछ किरणें दिखाई दी हैं। नासा के न्यू होराइजन मिशन ने जो सबसे विचित्र खोज की है, वो प्लूटो की सतह के नीचे सब सरफेस ओशंस की मौजूदगी को लेकर है। इस छिपे हुए महासागर की खोज प्लूटो के एक सरफेस फीचर की ऑब्जर्वेशन करने से सामने आई। स्पुतनिक प्लैनेटिया, प्लूटो पर मौजूद दिल के आकार का एक बड़ा सा इलाका। माना जाता है कि ये एरिया नाइट्रोजन और मीथेन की बर्फ से बना हुआ है। ये इलाका एकदम स्मूथ है। 1-2 क्रेटर के अलावा यहाँ कोई गड्ढे दिखाई नहीं देते। ये प्लेन इलाका माना जाता है कि अपने रिसेंट पास्ट में जियोलॉजिकली एक्टिव रहा है। वैज्ञानिक इस बात को लेकर श्योर हैं कि प्लूटो पर सब सरफेस ओशंस की सहायता से प्लूटो पर उन्हें जो भी फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, वो उन सब को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए प्लूटो की सतह पर देखी गई लकीरें और क्रैक्स इसकी सतह के नीचे ओशंस में होने वाले एक्सपेंशन की वजह से बने हैं। जब पानी जमता है तो वो अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में होने वाले चेंजेस की वजह से फैलता और एक्सपेंड होता है, और यही इफेक्ट हमें प्लूटो की सरफेस पर भी देखने को मिला है। न्यू होराइजन ने प्लूटो की सरफेस पर अमोनिया भी डिटेक्ट किया, जो प्लूटो की सतह के नीचे पानी के समुद्रों की हमारी सोच को और भी ज्यादा मजबूत कर देता है, क्योंकि अमोनिया किसी एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जिससे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट काफी नीचे चला जाता है और वो टेम्परेचर माइनस में जाने पर भी नहीं जमता। अगर प्लूटो पर सब सरफेस ओशंस मौजूद हैं, तो वो जीवन के लिए एक आइडियल जगह हो सकती है। पृथ्वी पर भी हम कई जगहों पर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में
जीवन को पनपते हुए देखते हैं, जैसे कि गहरे समुद्रों में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास, जहां के जीव बिना सूरज की रोशनी के केमिकल एनर्जी के सहारे जीवित रहते हैं। ऐसी परिस्थितियां प्लूटो पर भी हो सकती हैं, जहां जीवन उनकी बर्फीली सतह के नीचे कुछ केमिकल रिएक्शंस और जियोथर्मल एनर्जी के सहारे ही पनप रहा हो। जहां तक हमने प्लूटो को समझा है, यहां संभावनाओं का कोई अंत नहीं है। न्यू होराइजन मिशन से एक और आश्चर्यचकित कर देने वाली खोज प्लूटो पर चल रही जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के सबूत थे। फ्लाईबाय से पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि प्लूटो एक ठंडी और खत्म हो चुकी दुनिया है, जहां कोई भी जियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन जो उन्होंने देखा वो एक लैंडस्केप था जो उनकी एक्सपेक्टेशन से एकदम अलग था। प्लूटो की सतह पर अनेकों तरह के भूभाग देखने को मिलते हैं। कुछ बहुत बड़े प्लेन एरियाज हैं, कुछ बड़ी बड़ी चोटियां और पहाड़ हैं, और कहीं पर गहरी घाटियां हैं। लेकिन एक बहुत बड़े दिल के आकार का इलाका स्पुटनिक प्लैनेटिया सबसे विचित्र पाया गया। ये इलाका बहुत बड़ा बर्फीला समतल इलाका है जो ज्यादातर नाइट्रोजन आइस से बना हुआ है, और इसकी ऊपरी सतह हाल ही में बनी हुई लगती है। यहाँ पर कुछ ही इम्पैक्ट क्रेटर्स देखने को मिलते हैं। इससे पता चलता है कि स्पुटनिक प्लैनेटिया की सतह बार बार बन रही है। संभव है कि उस बर्फीली सतह के नीचे मौजूद सब सरफेस ओशन में कन्वेक्शन करंट्स की वजह से ऐसा हो रहा है। प्लूटो पर जियोलॉजिकल एक्टिविटीज से जुड़े कई और साक्ष्य भी प्लूटो की पहाड़ियों से मिले, जो कि प्राइमरली वाटर आइस की बनी हुई हैं। ये पहाड़ 350 मीटर तक ऊंचे हैं। इतने ऊंचे और बड़े पहाड़ों का मतलब ये है कि प्लूटो की क्रस्ट एक मजबूत और स्थिर वाटर आइस की बनी हुई है, जो इतने मैसिव स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के काबिल है। वाटर आइस के बने पहाड़ और नाइट्रोजन आइस के समतल क्षेत्र प्लूटो पर एक जटिल और एक्टिव जियोलॉजी को दर्शा रही हैं। लेकिन एक सवाल जो वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा था वो ये है कि आखिर प्लूटो पर इन एक्टिविटीज को ड्राइव कौन कर रहा था। प्लूटो के कोर में रेडियोएक्टिव डिके की वजह से उत्पन्न होने वाली तापीय ऊर्जा को एक संभावना के तौर पर देखा गया। जब रेडियोएक्टिव एलिमेंट ब्रेक डाउन होता है तो इसमें से हीट रिलीज होती है, जो इतनी ज्यादा होती है कि सब सरफेस ओशंस और जियोलॉजिकल एक्टिविटीज को प्लूटो की सतह पर डिराइव कर पाए। एक और विचित्र संभावना क्रायोवोल्केनिज्म या फिर कहें तो आइस वोल्केनोज की है। प्लूटो पर ट्रेडिशनल वोल्केनोज की तरह मोल्टेन रॉक या लावा नहीं निकलता, बल्कि यहाँ के वोल्केनोज पानी, अमोनिया और मीथेन जैसी चीजों को इरप्ट करते हैं। न्यू होराइजन ने प्लूटो की सरफेस पर बहुत बड़े डोम लाइक स्ट्रक्चर्स को देखा था, जो कि संभव है कि क्रायोवोल्केनोज हो सकते हैं। और यदि ऐसा है तो ये प्लूटो पर सब सरफेस ओशन होने का एक बहुत बड़ा सबूत होगा। इससे पता चलता है कि सतह के नीचे से लिक्विड वाटर और कुछ केमिकल्स इसकी सतह के ऊपर पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो नई सतह बन रही है और दूसरा सतह के नीचे लिक्विड वाटर की पुष्टि हो रही है। प्लूटो पर एक्टिव जियोलॉजी की खोज होना इस ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को और भी बढ़ा देता है। धरती पर भी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज लाइफ को सपोर्ट करने में एक बड़ा किरदार निभाती हैं। यदि अगर सेम एक्टिविटीज प्लूटो पर भी हो रही हैं, तो जरूर प्लूटो के नीचे जीवन की संभावना बढ़ जाती है। प्लूटो पर सब सरफेस ओशन और जियोलॉजिकल एक्टिविटीज की खोज से बहुत सवाल भी खड़े होते हैं। क्या इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? इसके उत्तर के लिए हमें जानना होगा कि ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में पृथ्वी पर जीवन की परिस्थिति क्या है। हमारा ग्रह पृथ्वी, जहां बहुत ही एक्सट्रीम और इनहॉस्पिटेबल प्लेसेस पर भी जीवन देखने को मिल जाता है। उदाहरण के लिए डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स उस पूरे इकोसिस्टम का आधार है जहां जीव सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि पृथ्वी की कोर से रिलीज होने वाली एनर्जी से खुद को सपोर्ट करते हैं। ये जीव केमिकल एनर्जी से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिसे केमियोसिंथेसिस कहा जाता है, जहां बैक्टीरियाज केमिकल कंपाउंड्स जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड को एनर्जी में तब्दील कर देते हैं, जो कि इन ऑर्गेनिजम्स के लिए खाने का स्रोत भी है। इसी तरह अंटार्कटिका की बर्फीली चोटियों के नीचे भी जीवन को खोजा जा चुका है। एसिडिक हॉट स्प्रिंग्स और यहाँ तक कि गहराई में मिली चट्टानों में भी जीवन के अंश देखे गए हैं। ये एक्सट्रीमोफाइल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सरवाइव कर पाते हैं। इससे पता चलता है कि जीवन लगभग हर तरह के वातावरण में खुद को ढाल लेता है और इस तरह ये पृथ्वी पर लगभग हर जगह पाया जाता है।
अगर पृथ्वी पर जीवन इतने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में पाया जा सकता है तो ये यकीन करना मुश्किल नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही जीवन के अंश प्लूटो पर भी मौजूद हो सकते हैं। यदि प्लूटो पर वाकई एक सब सरफेस ओशन एग्जिस्ट करता है तो ये वहां पर जीवन के पनपने का बेहतरीन जरिया हो सकता है। हालांकि ये ओशन बहुत ही ठंडा और अंधेरे से भरा होगा, लेकिन जीवन ऐसे माहौल में ढलने का तरीका निकाल ही लेगा। धरती के एक्सट्रीमोफाइल्स की तरह ही वो भी एनर्जी के लिए केमिकल रिएक्शंस पर ही निर्भर करते होंगे। इसके अलावा प्लूटो पर जो अमोनिया और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मिले हैं उनसे पता चलता है कि प्लूटो पर भी लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स मौजूद हैं। धरती पर अमोनिया अमीनो एसिड्स के फॉर्मेशन में एक अहम किरदार निभाता है, जिससे कि प्रोटीन्स बनते हैं और जो जीवन का आधार होते हैं। यदि ऐसी ही केमिकल प्रोसेसेस प्लूटो पर भी चल रही होंगी तो प्लूटो पर पृथ्वी जैसा जीवन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि प्लूटो पर परिस्थितियां जीवन को सपोर्ट करने लायक जरूर हैं, लेकिन हमें प्लूटो पर अभी तक जीवन के कोई संकेत नहीं मिले हैं। सब सरफेस ओशंस और जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के सबूत हैरान करने वाले जरूर हैं, लेकिन ये प्लूटो पर लाइफ के होने का प्रूफ नहीं है। प्लूटो पर जीवन को खोजने के लिए हमें और एक्सप्लोर करना होगा। न्यू हॉराइजन मिशन से हमें प्लूटो के बारे में जो भी पता लगा वो खुलासे वाकई हैरान करने वाले थे। इस मिशन ने प्लूटो को लेकर हमारी समझ को और भी ज्यादा विकसित कर दिया है और कुछ नए सवाल भी हैं जो इस दूर मौजूद दुनिया पर जीवन को लेकर हमारे मन में अक्सर उठते रहते हैं। इन सवालों के उत्तर तलाशने के लिए हमें भविष्य में प्लूटो पर मिशन भेजने पड़ेंगे। प्लूटो को स्टडी करने के लिए अभी एक एग्जिस्टिंग प्रपोजल मौजूद है जो प्लूटो पर एक ऑर्बिटर और एक लैंडर भेजने के बारे में है। ऑर्बिटर से प्लूटो को और भी ज्यादा डिटेल में स्टडी किया जा सकेगा, इसके एटमॉस्फेयर को एनालाइज किया जा सकेगा, सरफेस मैपिंग और जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के साइंस को खोजा जाएगा। वहीं दूसरी ओर लैंडर प्लूटो की सरफेस और सब सरफेस की डायरेक्ट मेजरमेंट्स हमें देगा। ये हमें प्लूटो पर सब सरफेस ओशंस और वहां पर जीवन की संभावनाओं के संकेत देने का काम करेगा। एक और पोटेंशियल मिशन प्लूटो के एटमॉस्फेयर में एक प्रोब भेजकर इसकी सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी किया जा सकता है। इस मिशन में प्लूटो के एटमॉस्फेयर और सरफेस की कॉम्पोजिशन पता करने के लिए एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाएगा। इसके बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ऐसे कंपाउंड्स को खोजने पर जोर दिया जाएगा जो लाइफ को या तो सपोर्ट करते हैं या फिर जीवन की संभावना को दर्शाते हैं। सीधा प्लूटो पर भेजे गए मिशंस के अलावा भविष्य में काइपर बेल्ट को एक्सप्लोर करके हम सौरमंडल के बाहरी किनारों पर जीवन के होने के संकेत खोज सकते हैं। काइपर बेल्ट प्लूटो जैसे कई और भी ड्वार्फ प्लैनेट से भरा पड़ा है। अगर हमें काइपर बेल्ट में कहीं पर भी जीवन के संकेत मिलते हैं तो प्लूटो लाइफ के लिए एक इजी टारगेट है। इसलिए हमें आने वाले कुछ दशकों में प्लूटो पर जरूर जाना चाहिए। इन सवालों ने हमेशा से ही इंसानों को विवश किया है कि वो पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश करे। असंभव जगहों पर भी जीवन की खोज करने में हम इंसान कभी पीछे नहीं रहे। प्लूटो पर भी जीवन की खोज हमें बहुत कुछ सिखा कर गई है और आगे भी हम ऐसे ही सीखते रहेंगे। लेकिन इस खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान बहुत किया। नासा ने प्लूटो को स्टडी करने के लिए न्यू हॉराइजन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया और सन 2015 में ये प्लूटो के पास से होकर गुजरा। तब नासा ने प्लूटो से जो एविडेंसेस इकट्ठा किए वो सब के लिए हैरान करने वाले थे। सबूत कह रहे थे कि प्लूटो पर जीवन संभव है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक छोटा सा ग्रह अंधकारमय अंतरिक्ष में तैरता जीवन को आखिर कैसे संभाल सकता है? साथ ही ये बात भी हजम नहीं हो रही थी कि प्लूटो यूरोपा और टाइटन तक को टक्कर दे सकता है। तो आखिर न्यू होराइजन ने अपने डेटा में ऐसा क्या भेजा था जिसने हम सबका प्लूटो को देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल कर रख दिया? यहाँ पर पहाड़ हैं, दर्रे हैं, घाटियां हैं, ग्लेशियर हैं, जहाँ पर नाइट्रोजन के महासागर जमे हुए हैं। एक हल्का, पतला और धुंध से भरा हुआ वातावरण है। लेकिन ये देखकर कह पाना मुश्किल है कि क्या वाकई में प्लूटो जीवन के लायक है। वैसे देखने से प्लूटो किसी भी तरह से जीवन के लायक नहीं लगता। यहाँ पर दम घोटू कार्बन मोनोऑक्साइड और जानलेवा -240 डिग्री का तापमान किसी को भी खत्म कर सकता है। लेकिन अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो किसी भी वातावरण की हैबिटेबिलिटी इन 3 चीजों से आंकी जाती है। पहला एनर्जी, दूसरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और तीसरा लिक्विड वाटर, जी हाँ, तरल पानी। जहां तक हम प्लूटो को जान पाए हैं तो
तो बिना किसी शक के हम ये कह सकते हैं कि प्लूटो के पास एक एनर्जी सोर्स है। और एस्ट्रोनॉमर्स तो ये बात न्यू होराइजन मिशन से पहले भी जानते थे कि प्लूटो का 2/3 भाग सॉलिड रॉक से बना हुआ है और 1/3 भाग बर्फ से बना है। बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह इसकी रॉक्स में होने वाला रेडियो एक्टिव डिके जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर हीट को रिलीज करता आया है और यही हीट सोर्स प्लूटो का डोमिनेंट एनर्जी सोर्स है। ये प्लूटो को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देता है कि प्लूटो के इंटीरियर में मौजूद रॉक्स को ये गर्म करके उनके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचा देता है। इसके अलावा प्लूटो पर हीट का दूसरा सोर्स है ग्रेविटेशनल एनर्जी। ये कम है लेकिन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट कंट्रीब्यूट कर देता है इंटरनल हीटिंग में। वैज्ञानिक नहीं जानते कि ये रेडियो एक्टिव डिके प्लूटो के अंदर मौजूद वाटर और रॉक्स में किस तरह की केमिकल रिएक्शंस को डेराइव कर रहा है या नहीं भी कर रहा, जैसा कि हमें धरती के मिड ओशन रीजस में देखने को मिल जाता है। लेकिन ये पूरी तरह से क्लियर है कि प्लूटो के पास एक एनर्जी सोर्स है। वहीं हैबिटेबिलिटी के लिए दूसरी चीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को देखा जाए तो प्लूटो पर यह भी मौजूद है। इसके एटमॉस्फेयर में करीब 0.3% मीथेन है और इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यू होराइजन ने खोजा कि सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ये मीथेन मॉलिक्यूल्स दूसरे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में स्प्लिट हो रहे हैं, जैसे कि एसिटिलीन, इथाइलीन और इथीन। मीथेन तो प्लूटो की सतह पर भी देखी जा सकती है। ये जो रेडिश मटेरियल आपको इसकी सतह पर जमा हुआ दिखाई दे रहा है, ये इसी हाइड्रोकार्बन की धुंध के पार्टिकल्स हैं जो इसके एटमॉस्फेयर से नीचे सेटल डाउन हो गए हैं। इसीलिए प्लूटो की सतह पर कम से कम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तो मौजूद हैं ही, जो जीवन को एक दिशा दे सकते हैं, जीवन के पनपने की एक वजह बन सकते हैं। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि यहाँ पर कोई ऐसा मैकेनिज्म भी एग्जिस्ट करता है जिससे कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इसके नीचे बने बड़े बड़े महासागरों तक पहुंच सकें, जहां जीवन पनपने के बाकी संसाधन भी मौजूद होंगे। एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा कॉमेट्स पर की गई स्टडीज ने दिखाया कि आउटर सोलर सिस्टम की ऑब्जेक्ट्स में भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमें प्लूटो पर देखने को मिले हैं। इसके बाद हैबिटेबिलिटी तक पहुंचने के लिए प्लूटो को लास्ट हर्डल यानी कि लिक्विड वाटर की प्रेजेंस को क्लियर करना होगा। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि प्लूटो के अंदर रेडियो एक्टिव डिके एक अच्छी खासी मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है और जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर आज तक ये इतनी एनर्जी रिलीज कर चुका है कि प्लूटो पर जमी बर्फ कई बार पिघल सकती है। न्यू होराइजन मिशन से पहले ही एस्ट्रोनॉमर्स ये जानते थे कि प्लूटो की सब सरफेस में लिक्विड ओशन मौजूद हो सकते हैं, ठीक इसकी थिक आइस शेल के नीचे। हालांकि इस बात पर कोई एश्योरेंस नहीं है कि प्लूटो की अंदरूनी सतह में कोई ऐसा महासागर एग्जिस्ट भी करता है, क्योंकि कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इंसुलेटिंग आइस शेल से धीरे धीरे कन्वेक्शन के जरिए हीट ट्रांसफर हो रही है, जैसे कि पृथ्वी के सिलिकेट मेंटल से होती है। ये कन्वेक्टिंग शेल इंटीरियर से बहुत तेजी से हीट को रिमूव करती है, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि कभी प्लूटो की सतह के नीचे महासागर बन ही न पाए हों। इसीलिए ये थियरी अकेली ये नहीं बताती है कि प्लूटो पर वाकई में ओशंस मौजूद हैं भी या नहीं। ये जानने के लिए हमें स्पेसक्राफ्ट ऑब्जर्वेशंस की जरूरत पड़ सकती है। तो क्या वाकई में प्लूटो पर समुद्र मौजूद हैं? हमारे पास 3 ऐसे लाइन ऑफ एविडेंसेस मौजूद हैं जो कि प्लूटो की सब सरफेस में ओशन होने की पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करती हैं। पहला एविडेंस आता है ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो की सब सरफेस जियोलॉजी के ऑब्जर्वेशन से। प्लूटो की सरफेस को क्लोजली ऑब्जर्व करने से हमें पता चला कि इसकी सतह में बहुत बड़े बड़े क्रैक्स और दरारें थी, जिन्होंने इसकी सतह को कुरेद रखा है। ये फॉल्ट्स, जिनमें से कुछ तो पुराने इम्पैक्ट क्रेटर के बीच से होते हुए इसकी सतह की गहराई तक जाती हैं, जिससे पता चलता है कि प्लूटो पर एक ग्लोबल एक्सपेंशन हुई है इसके इंटीरियर में। पूरे ग्रह पर इस तरह की एक्सपेंशन का एक ही कारण हो सकता है, इसके सब सरफेस ओशंस का जम जाना। ये तो हम जानते हैं कि जब पानी जमता है तो वो सॉलिड बर्फ के रूप में जमता है। वाटर के मॉलिक्यूल्स एक पैटर्न में अलाइन हो जाती हैं और उस पानी का वॉल्यूम जमने के बाद बढ़ जाता है। ठीक इसी तरह से हो सकता है कि प्लूटो के अंदर मौजूद पानी का ओशन जम गया हो और नतीजतन इसका वॉल्यूम बढ़ गया होगा, जिसने इसकी सतह को बाहर की ओर पुश किया होगा और प्लूटो की सतह पर क्रैक्स आ गए होंगे। इस जमी हुई बर्फ ने फिर अपने नीचे मौजूद पानी पर भी प्रेशर डालना शुरू किया होगा और फिर बाद में वो प्रेशर एक लिमिट से ज्यादा हो गया होगा और वो इरप्ट होकर प्लूटो की सतह पर आने लगा, जिसे वैज्ञानिक क्रायोवॉल्केनिज्म कहते हैं। शनि ग्रह के चांद एनसेलेडस पर भी एक्टिव क्रायोवॉल्केनिक इरप्शंस देखे जा सकते हैं, लेकिन प्लूटो पर इसके सबूत भी हमें कम ही नजर आ रहे हैं।
दो बड़े लार्ज स्ट्रक्चर के बीच में एक रहस्यमयी गहरा गड्ढा, ऊपर की ओर निकले उसके किनारे वो एक क्रायो वोल्केनो हो सकता है। लेकिन न्यू होराइजन टीम को कन्विंस करने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं था। और फिर सतह की दरारों और आसपास के इलाके में अजीब से रंग का मिलना और उसकी कंपोजिशन, ये कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि वो मटेरियल प्लूटो के इंटीरियर से ही आया है। और फिर से इस इंटरप्रिटेशन को भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जियोलॉजिकल एविडेंसेस का कोई एक स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। इसके साथ ही फ्रैक्चरिंग और क्रायो वोल्केनोज, ये दोनों उस चीज से कंसिस्टेंट नहीं है जैसा कि वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि प्लूटो के नीचे एक ओशन था और वो धीरे धीरे जम गया। ये चीजें ज्यादा मेल नहीं खाती हैं। दूसरा लाइन ऑफ एविडेंस प्लूटो का एक ऐसा फीचर है जो प्लूटो के पास है ही नहीं, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि प्लूटो के पास ये होना चाहिए। और ये वाकई में वैज्ञानिकों को हैरान करता है। जब कोई दो बॉडीज जैसे कि अर्थ मून या फिर सैटर्न और उसका मून आयप्टस, जब मून्स किसी प्लैनेट को ऑर्बिट करते हैं तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से उनके इक्वेटर्स पोल्स की अपेक्षा ज्यादा बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं। इसे बल्जिंग भी कहा जाता है। ये इक्वेटर बल्ज तब बनती हैं जब इतिहास में कभी चांद तेजी से घूमा करता था और वो बल्जिंग धीरे धीरे समय के साथ परमानेंट होती चली जाती है। ये सैटर्न के मून आयप्टस के साथ भी है और ऐसी हर एक बॉडी में देखने को मिल जाती है जो ज्यादा तेज घूमती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि प्लूटो पर भी एक ऐसा इक्वेटोरियल बल्ज होना चाहिए, क्योंकि प्लूटो शुरुआती समय में काफी तेज घूमता होगा, लेकिन शेरन ने धीरे धीरे प्लूटो की गति को कम किया होगा। तो वो बल्ज जो इन दोनों के घूमने से प्लूटो पर आया होगा वो प्लूटो पर होना चाहिए। लेकिन न्यू होराइजन ने ऐसा कोई भी बल्ज प्लूटो पर डिटेक्ट नहीं किया है। तो वैज्ञानिकों को लगता है कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब प्लूटो की सतह के नीचे एक सब सरफेस ओशन का निर्माण हो गया हो। इसकी सतह पर आइस शेल उस बल्ज को सहने के लिए काफी नहीं थी और वो कोलैप्स हो गई होगी। और यही पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि प्लूटो की गहराइयों में कोई महासागर मौजूद है। प्लूटो पर ओशन की मौजूदगी का लास्ट लाइन ऑफ एविडेंस सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और सबसे ज्यादा अजीबोगरीब भी। ये शुरू होता है प्लूटो की सतह पर मौजूद सबसे बड़े ब्राइट बेसिन स्पुतनिक प्लैनेटिया से। ये पूरा बेसिन वाला इलाका इतना ब्राइट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जमी हुई है नाइट्रोजन आइस, जो इस पूरे बेसिन को फिल करती है। ये आइस आती है नाइट्रोजन ग्लेशियर से, जहाँ से बहकर ये बर्फ आसपास के इलाकों में फैल जाती है। स्पुतनिक प्लैनेटिया को लेकर एक और अमेजिंग फैक्ट जुड़ा हुआ है इसकी लोकेशन को लेकर। ये रीजन बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है प्लूटो की उस साइड से जो हमेशा इसके चांद शेरन की तरफ रहती है। आपको बता दें कि प्लूटो और शेरन एक दूसरे से टाइडली लॉक्ड हैं, इसीलिए इनका एक ही फेस एक दूसरे की तरफ रहता है। तो ऐसे में अगर हम कोई एक्स्ट्रा मास उस प्लैनेट पर ऐड कर देते हैं, जैसे कि कोई बड़ी माउंटेन, तो प्लूटो कुछ इस तरह से घूम जाएगा जब तक कि वो एक्स्ट्रा मास स्पुतनिक प्लैनेटिया तक ना पहुंच जाए। वैज्ञानिक इस प्रोसेस को ट्रू पोलर वार्डर और TPW कहते हैं। TPW की वजह से ही प्लूटो की सरफेस डिस्टॉर्ट हो जाती है जब कोई एक्स्ट्रा मास इसमें ऐड कर दिया जाता है, और इस वजह से प्लूटो की सरफेस में एक्सपेंशन और फ्रैक्चर और इसके अलावा भी कई तरह के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। वैज्ञानिकों के लिए स्पुतनिक प्लैनेटिया की लोकेशन एकदम परफेक्ट सेंस बनाती है अगर ये एक एक्स्ट्रा मास की तरह बिहेव करे तो। लेकिन अब सवाल यह है कि ये बेसिन एक्स्ट्रा मास की तरह कैसे बिहेव कर सकता है। आफ्टर ऑल ये तो प्लूटो की सरफेस में एक गड्ढे जैसा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से हो सकता है कि जैसे ही ग्लेशियर से नाइट्रोजन आइस बहकर इस गड्ढे में भर जाती है तो ये वाटर आइस से थोड़ी ज्यादा डेंस हो जाती है, और कुछ इस तरह से ये बेसिन एक्स्ट्रा मास में कुछ कंट्रीब्यूशन करता है। लेकिन आइस का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। एक और एक्सप्लेनेशन ये है कि इसके नीचे मौजूद वाटर आइस का भंडार, जब इसकी सरफेस के नीचे से वाटर आइस पिघल गई, इसके नीचे आइस शेल पतली हो गई और पिघलकर वो लिक्विड वाटर में बदल गई, तो उस वाटर ने एक्सेस मास की तरह काम किया। अगर हम नाइट्रोजन और थिन आइस शेल को कंबाइन कर दें तो ये एक्सेस मास इतना कैपेबल है कि ये TPW प्रोड्यूस कर पाए। तो ये एक्सप्लेनेशन भी प्लूटो के अंदर वाटर ओशन की तरफ इशारा करती है। सो न्यू होराइजन्स ने 3 लाइन ऑफ एविडेंसेस प्रोवाइड किए हैं कि प्लूटो पर सब सरफेस ओशंस हो सकते हैं। नंबर 1, सरफेस फ्रैक्चर्स और पॉसिबल क्रायो वोल्केनोज। नंबर 2, एब्सेंस ऑफ इक्वेटोरियल बल्ज। नंबर 3, स्पुतनिक प्लैनेटिया रिप्रेजेंट्स एक्सेस मास। हालांकि इसमें से कोई भी लाइन ऑफ एविडेंस बुलेट प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर इन सब को मिलाकर देखा जाए तो पॉसिबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है
कि प्लूटो पर भी वाटर ओशंस हो सकते हैं। वहां पर घट रही घटनाएं, वहां की परिस्थितियां इसके फेवर में है कि वहां पर जरूर कोई वाटर ओशन है। प्लूटो पर हैबिटेबिलिटी प्रूफ करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए थी। पहला एनर्जी सोर्स जो कि प्लूटो के पास है, दूसरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसका प्लूटो पर भंडार पड़ा है, और तीसरा पानी जिसकी खोज अभी किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है। तो एग्जैक्टली प्लूटो पर हम वाटर ओशंस को कंफर्म कैसे करेंगे, क्योंकि ये आखिरी कड़ी है प्लूटो पर हैबिटेबिलिटी को प्रूफ करने की। पिछले 2 दशकों से वैज्ञानिक आइस बॉडीज पर सब सरफेस ओशंस को ढूंढने के लिए कई टेक्निक्स का यूज करते आ रहे हैं, लेकिन बैड लक कि इनमें से हम जो 2 बेस्ट टेक्निक्स यूज करते हैं उनको हम प्लूटो पर यूज नहीं कर सकते। पहली टेक्निक में हमें बैकग्राउंड मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा, जिसकी वजह से बॉडी के साल्टी वाटर ओशन में करंट्स इंड्यूस हों, और फिर वैज्ञानिक इस इंड्यूस्ड करंट से बनने वाले सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करके सब सरफेस ओशन को कंफर्म कर सकते हैं। ये टेक्निक जुपिटर और इसके मून्स पर बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, लेकिन प्लूटो के केस में यहाँ पर कोई बड़ी बैकग्राउंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो इस तरह के सिग्नल्स को प्रोड्यूस कर सके। दूसरी टेक्निक है बॉडी पर बनने वाली टाइड्स के साइज को मापना। टाइड्स जितनी बड़ी होंगी वहाँ पर वाटर ओशन होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पर भी प्लूटो और शेरन हमेशा एक ही फेस एक दूसरे की तरफ रखते हैं, जिससे कोई भी इफेक्टिव टाइड्स प्रोड्यूस नहीं होती हैं। तो ये दोनों मेथड प्लूटो पर काम नहीं करते, जिसकी वजह से प्लूटो पर ओशन होने की पुष्टि कर पाना एक टेढ़ी खीर है। और अभी के लिए प्लूटो पर पानी की खोज एक रहस्य बनी हुई है। तो अब सवाल है कि आखिर प्लूटो कितना हैबिटेबल है, क्या हम यहाँ पर जीवन की उम्मीद कर सकते हैं? तो देखिए, प्लूटो अरबों किलोमीटर दूर स्याह अंधकार में घूमता एक छोटा सा प्लेनेट है। हालांकि इसका इंटीरियर गर्म है, इस पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी पाई जाती हैं, और लाइन ऑफ एविडेंसेस इस पर सब सरफेस ओशन होने की संभावना भी जताती हैं। इससे तो हमें लगता है कि ये छोटी सी दुनिया हैबिटेबिलिटी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को तो पूरा करती है। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि प्लूटो एकदम जन्नत है जीवन के पनपने के लिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये तीनों चीजें एनर्जी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और वाटर आपस में कितना इंटरैक्ट कर पाते हैं। हालांकि ये हो सकता है कि रॉकी कोर सही तरीके से अपने ऊपर के वाटर ओशन को हीट पहुंचा पाती हो, पर फिर भी हम पक्के तौर पर ये नहीं जानते कि ऐसा सच में होता है। और अगर प्लूटो पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सिर्फ एटमॉस्फेयर में ही पाई जाती हैं, तो प्लूटो को ऐसा मैकेनिज्म चाहिए होगा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इसके इंटीरियर में जा सकें, जिससे लाइफ अपने पहले स्वरूप की शुरुआत कर सके। लेकिन हमारे एविडेंसेस बताते हैं कि प्लूटो की शेल कोल्ड और रिजिड है, और शायद ही कोई ऐसा मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता होगा जिससे कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इसके सब सरफेस ओशन में जा सकें। यानी कि प्लूटो पर इंग्रेडिएंट्स तो सब हैं, लेकिन आइसोलेटेड होने की वजह से शायद वहाँ लाइफ और हैबिटेबिलिटी पर एक तलवार लटक रही है। और यही वजह है कि प्लूटो हमारे लिए यूरोपा और एनसेलेडस जितना टेम्पटिंग टारगेट नहीं है, जहाँ पर आइस शेल्स मूविंग और थिन है। लेकिन वहीं पर प्लूटो दूसरे बड़े चांद जैसे कि गैनीमेड और टाइटन से बेहतर ऑप्शन हो सकता है, जहाँ पर थिक और हाई प्रेशर आइस लेयर्स ओशन और हीट सोर्स का कनेक्शन तोड़ देती हैं। प्लूटो इतनी ज्यादा हीट जनरेट करता है कि वो अरबों सालों तक सब सरफेस ओशंस को कंफर्टेबली सस्टेन कर सकता है। पर हमें प्लूटो पर जीवन की मौजूदगी कंफर्म करने के लिए और मिशंस भेजने होंगे। और ये भी ध्यान रखना होगा कि प्लूटो हमारे सौरमंडल और काइपर बेल्ट के बीच की चाबी है। ये हमारे लिए आगे के सौरमंडल को एक्सप्लोर करने का एक नया आयाम दे सकता है। लेकिन साथ ही प्लूटो यूनिक नहीं है। दूसरी काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स पर भी ऐसे सब सरफेस ओशंस होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और आखिरकार प्लूटो के पोल्स की डार्कनेस में मैप करने के लिए हमें लाइडार जैसे एडवांस और एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे, जिससे हमें प्लूटो के नाइट साइड और डे साइड में आने वाले टेम्परेचर चेंजेस का पता चल सके। और इन सब कामों को अच्छे से करने के लिए हमें एक ऑर्बिटर चाहिए होगा, और वो ऑर्बिटर एक दिन या फिर कुछ दिन नहीं बल्कि सालों के ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया जाए, जो हफ्ते दर हफ्ते हमें डेटा भेजता रहे और वो प्लूटो और उसके चंद्रमाओं पर लगातार नजरें बनाए रखे और उनकी जियोलॉजी और एटमॉस्फेयर को इवॉल्व होते हुए देख पाए। मिशन डिजाइन। प्लूटो के लिए ये मिशन कॉन्सेप्ट तो रेडी है, लेकिन इस मिशन को डिजाइन करना अगला सबसे चैलेंजिंग स्टेप है। साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस टॉपिक पर पूरे 2 साल तक रिसर्च की कि प्लूटो के ऑर्बिट में एक ऑर्बिटर को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। रिसर्च में पता चला कि न्यू होराइजन के स्केल के
स्पेसक्राफ्ट को एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स के साथ लॉन्च करने के लिए नए सैटर्न वी क्लास के नए लॉन्च व्हीकल की जरूरत होगी। जुपिटर के ग्रेविटी असिस्ट, एक न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक स्टेज और एक केमिकल प्रपल्शन ब्रेकिंग स्टेज हमें चाहिए होगा प्लूटो तक पहुंचने के लिए। वैज्ञानिकों ने स्टडी में पता लगाया कि ऑर्बिटर में किस तरह के पेलोड्स होने चाहिए, किस तरह का ऑर्बिटर टूर पॉसिबल हो पाएगा, स्पेसक्राफ्ट में मेन एट्रीब्यूट्स क्या होंगे और स्पेसक्राफ्ट को धरती से प्लूटो तक कैसे पहुंचाया जाएगा। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू जो इस स्टडी से मिला वो था प्लूटो तक पहुंचने के लिए प्रोपल्शन सिस्टम रिक्वायरमेंट का सॉल्यूशन। पहले तो रिसर्चर्स ने काफी ज्यादा प्रोपेलेंट मास ऐड कर दिया था स्पेसक्राफ्ट में, लेकिन बाद में उन्होंने ये पाया कि वर्चुअली उन्हें प्लूटो और इसके मून्स को एक्सप्लोर करने के लिए जो प्रोपेलेंट चाहिए उसे एलिमिनेट किया जा सकता है प्लूटो के सबसे बड़े चांद शैरन के क्लोज फ्लाईबाय करके, यानी कि रिपीटेड ग्रेविटी असिस्ट का यूज करके। ये बिल्कुल सैटर्न को एक्सप्लोर करने के लिए भेजे गए कैसिनी मिशन के जैसा है, जिसने सैटर्न और उसके मून्स को स्टडी करने के लिए उसके सबसे बड़े चांद टाइटन की ग्रेविटी असिस्ट का यूज किया था। और जब वैज्ञानिकों की टीम ने इस आइडिया को सिमुलेट किया तो इसने एकदम परफेक्ट काम किया, जिसने मोस्ट ऑफ द फ्यूल ले जाने का झंझट ही खत्म कर दिया। द टाइमलाइन। मिशन डिजाइन के बाद इस मिशन की टाइमलाइन को वैज्ञानिकों ने कुछ इस तरह से क्रिएट किया। दिसंबर 2028 में ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। दिसंबर 2030 में ये जुपिटर को फ्लाईबाय करेगा और ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट से अपनी स्पीड को बढ़ा लेगा। 2046 में जाकर ये प्लूटो के ऑर्बिट में जाने के लिए ब्रेकिंग को यूज करेगा और सन 2059 में ये मिशन पूरा होगा। हम प्लूटो तक और भी जल्दी पहुंच पाएंगे अगर हमारे पास ब्रेकिंग थ्रस्ट बढ़ाने के लिए एक हाई पावर न्यूक्लियर सिस्टम मौजूद हो, जिससे स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के पास जाकर तेजी से स्लो डाउन हो सकेगा। लेकिन अभी के हिसाब से हमारे लिए स्लो ट्रैजेक्टरीज ही फिजिबल हैं। ये मिशन 2 साल तक प्लूटो और इसके चंद्रमाओं को स्टडी करेगा। शैरन के ग्रेविटेशनल असिस्ट को यूज करके ब्रेकिंग मैन्यूवर को कंप्लीट किया जाएगा और इसके बाद प्लूटो के ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट को प्लेस किया जाएगा। प्लेनेट के अराउंड इसके ऑर्बिट कुछ हफ्ते के ड्यूरेशन का होगा और इस क्लोज फ्लाईबाय के दौरान ये प्लूटो के हर एक मून को एक्सप्लोर करता जाएगा। इस तरह के दर्जनों भर फ्लाईबाय किए जाएंगे और अकेले शैरन के 30 से भी ज्यादा क्लोज फ्लाईबायज को प्लान किया गया है। इससे स्पेसक्राफ्ट दोनों इक्वेटोरियल और पोलर ऑर्बिट्स में प्लूटो को मैप कर पाएगा, साथ ही इसके अपर एटमॉस्फेयर से सैंपल्स को भी कलेक्ट कर पाएगा। हालांकि ये मिशन काफी लंबे समय तक चलेगा, लेकिन 2 साल के तय वक्त के बाद स्पेसक्राफ्ट को अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना होगा। द स्पेसक्राफ्ट। ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट की मोस्ट ऑफ द कैपेबिलिटीज जो हमें चाहिए वो न्यू होराइजन के समान ही होंगी, लेकिन फ्लाइट सिस्टम की वजह से ऑर्बिटर का पेलोड मास करीब 2 गुना हो जाएगा। एक फुल फ्लेजेड स्पेसक्राफ्ट सिस्टम और साथ में इलेक्ट्रिकल और केमिकल प्रपल्शन सिस्टम का भार ही करीब 2339 किलोग्राम के करीब होगा। ये फिलहाल अभी के एस्टिमेट्स हैं। हालांकि जो लॉन्च व्हीकल वैज्ञानिकों ने चुना है इसे लॉन्च करने के लिए, वो इससे भी 30% ज्यादा पेलोड को स्पेस में लॉन्च कर सकता है। भले ही ऑर्बिटर की मोस्ट ऑफ द कैपेबिलिटीज न्यू होराइजन के समान ही होंगी, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस भी होंगे और यहाँ पर हम प्रपोज्ड ऑर्बिटर और न्यू होराइजन में 3 प्राइमरी डिफरेंसेस पर बात करेंगे। पहला है, ऑर्बिटर को ज्यादा ऑन बोर्ड फ्यूल चाहिए होगा, क्योंकि अपने मिशन पीरियड के दौरान उसे अपनी ऑर्बिट में लगातार करेक्शंस करने होंगे। इसके अलावा ऑर्बिट में एक पॉइंट पर स्टेबल रहने के लिए लगातार रिएक्शन व्हील्स को ऑपरेट करने के लिए भी फ्यूल चाहिए होगा, जबकि न्यू होराइजन में फ्यूल की मात्रा काफी कम थी। दूसरा है ज्यादा बड़े ऑनबोर्ड डेटा स्टोरेज की जरूरत। न्यू होराइजन 16 GB के ऑनबोर्ड डेटा स्टोरेज के साथ भेजा गया था, जबकि ऑर्बिटर को ज्यादा फ्रीक्वेंटली काम करना पड़ेगा, इसीलिए रिलायबल डेटा स्टोरेज जरूरी हो जाता है। तीसरा और सबसे बड़ा जो चेंज होगा वो होगा ज्यादा कैपेबल कम्युनिकेशन सिस्टम को लेकर। न्यू होराइजन के सिंगल फ्लाईबाय मिशन के डेटा को रिटर्न करने के लिए जिस कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाया गया था उसने 16 महीनों में अपना काम पूरा किया था, जो कि एक ऑर्बिटर के लिए यूजफुल नहीं है। ऑर्बिटर को हर 15 से 30 दिन के अंदर कलेक्टेड डेटा धरती पर भेजना होगा, जिसके लिए कहीं ज्यादा बड़ा डिश एंटीना और ट्रांसमीटर चाहिए होगा, जो कि न्यू होराइजन से करीब 10 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। इसके साथ ही वो कैपेबल होगा अपने सॉफ्टवेयर से बैकग्राउंड नॉइज अपनी इमेजेस और स्पेक्ट्रा से रिमूव करने में। और खुशकिस्मती है कि ये सारे चेंजेस करने के लिए हमें कोई नई टेक्नोलॉजी विकसित करने की जरूरत नहीं है। ये मिशन हमारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ ही फेजिबल है। 2015 से पहले, यानी कि प्लूटो के एक्सप्लोरेशन से पहले, ज्यादातर प्लेनेटरी साइंटिस्ट यही सोचते थे कि न्यू होराइजन के बाद एक नेचुरल फॉलो फ्लाईबाय मिशन किया जाए,
जिससे काइपर बेल्ट के सभी ड्वार्फ प्लैनेट्स को भी एक्सप्लोर कर लिया जाएगा। इस तरह से ड्वार्फ प्लैनेट्स की डाइवर्सिटी को हम बिल्कुल उसी वे में एक्सप्लोर कर सकते हैं जैसे मैरिनर, पायनियर और वॉयेजर मिशंस ने एक्सप्लोरेशन को अंजाम दिया था। उन्होंने पहले टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और फिर सभी गैस जायंट्स को स्टडी किया था। हालांकि प्लूटो सिस्टम की स्पेक्टेकुलर कॉम्प्लेक्सिटी को देखने के बाद वैज्ञानिक अब कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि काइपर बेल्ट, ड्वार्फ प्लैनेट्स और प्लैनेटरी बॉडीज काफी कुछ है स्टडी करने को, और कई वैज्ञानिकों के गुट आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं कि प्लूटो को ही गहराई में स्टडी किया जाना चाहिए एक ऑर्बिटर मिशन को भेजकर। वहीं कुछ कम्युनिटीज इस पक्ष में हैं कि न्यू होराइजन की तरह फ्लाई बाय मिशन किया जाना चाहिए, ताकि हम प्लूटो जैसी एक से ज्यादा काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर पाएंगे। इस कड़ी में वैज्ञानिकों की रिसर्च टीम को दूसरा बड़ा ब्रेक थ्रू मिला कि प्लूटो ऑर्बिटर मिशन से हम दोनों काम करवा सकते हैं। प्लूटो को डीप स्टडी भी कर सकते हैं और काइपर बेल्ट में वाइड जाकर दूसरी बॉडीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन दोनों मिशंस को एक अफोर्डेबल कॉस्ट पर कंबाइन करके सिंगल मिशन करने के लिए हमें दोनों साइड हो रहे मुनाफे और घाटे को देखना होगा। ये एक तरह से टग ऑफ वॉर होगी, काइपर बेल्ट में वाइड जाकर दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट्स को स्टडी करने और डीप जाकर प्लूटो सिस्टम को स्टडी करने में। और वैज्ञानिकों ने जो रिजल्ट आएगा उसे कहा है ऑल इन वन कॉन्सेप्ट, द गोल्ड स्टैंडर्ड, प्लूटो काइपर बेल्ट एक्सप्लोरेशन मिशन। अब ये नई टर्म द गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? गेम चेंजिंग गोल्ड स्टैंडर्ड मिशन कुछ इस तरह से काम करता है। सबसे पहले प्लूटो का ऑर्बिटर टूर किया जाएगा, प्लूटो को डीपली स्टडी किया जाएगा। इसके बाद प्लूटो के मून शैरन को ग्रेविटी असिस्ट फ्लाई बाय करके ऑर्बिटर को प्लूटो के सिस्टम से बाहर निकालकर आगे काइपर बेल्ट में भेज दिया जाएगा, वो भी बिना किसी प्रपल्शन को यूज किए। इसके बाद पहले से एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज जिसे नासा अपने डॉन मिशन में यूज कर चुका है, इलेक्ट्रिकल प्रपल्शन सिस्टम, उसे यूज करके स्पेसक्राफ्ट काइपर बेल्ट में आधे दर्जन से भी ज्यादा छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर और स्टडी कर पाएगा, जिसमें कई बौने ग्रह भी शामिल होंगे। इनफैक्ट कई सिनेरियोज में तो डॉन प्रपल्शन सिस्टम प्लूटो ऑर्बिटर को किसी दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट के ऑर्बिट से निकालकर अन्य किसी ऑर्बिटल मिशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी वाकई इस मिशन के लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकती है। इस रिसर्च से मिले इन ब्रेक थ्रूज ने इस डिबेट को ही खत्म कर दिया कि नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन मिशन न्यू होराइजन की तरह एक फ्लाई बाय मिशन होना चाहिए या फिर एक प्लूटो ऑर्बिटर मिशन होना चाहिए। ये डिबेट करना ही बेकार है, क्योंकि सिर्फ एक मिशन ही दोनों काम कर सकता है। ऐसा कोई मिशन फिलहाल किसी बड़ी स्पेस एजेंसी ने प्लान नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि 2020 और 2030 के दशक के आखिरी सालों में ये लॉन्च हो जाए। इससे प्लैनेटरी साइंस स्टडीज के क्षेत्र में एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। प्लैनेट्स, प्लैनेटेसिमल फॉर्मेशन, ओशन वर्ल्ड्स, एक्सोटिक एटमॉस्फेयर्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं और इवन एस्ट्रोबायोलॉजी में हमारी एक्सप्लोरेशन का विस्तार होगा। ये मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बड़ा माइलस्टोन साबित होगा और शायद इसे वॉयेजर से कहीं ज्यादा समय तक याद भी रखा जाएगा। हमारे सौरमंडल के अंतिम ग्रह से भी आगे अंतरिक्ष के अंधकार में सूर्य को ऑर्बिट करती एक छोटी सी रहस्यमयी दुनिया प्लूटो, जिसे अंधकार का देवता भी कहा जाता है। इसके बारे में हम आज जितना भी जानते हैं वो काफी कम है। हर रोज और लगातार वैज्ञानिक इस मिस्टीरियस प्लैनेट के बारे में कुछ नया जान रहे हैं। प्लूटो को समझने का हमारा ये सफर इस पिक्सेलेटेड इमेज से कुछ ऐसी हाई डेफिनेशन इमेजेस तक का है। हम इसके एटमॉस्फेयर, इसके ज्योग्राफिक फीचर्स, इसके मून सिस्टम और इस पर चलने वाली कुछ एक्टिविटीज को बहुत बेहतर तरीके से जान पाए हैं। लेकिन इस 12,500 किलोमीटर डायमीटर के एक छोटे से प्लैनेट पर आज भी अनेकों रहस्य दफन पड़े हैं, जिन पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। लेकिन इतना कुछ जानने के बावजूद भी प्लूटो से रिलेटेड कुछ ऐसे भ्रम हैं जो लोगों के मन में हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर तो लोगों के पास हैं, लेकिन बदलते समय के साथ या तो वो पुराने हो गए हैं और या फिर बिल्कुल ही गलत हैं। जैसे कि प्लूटो का नाम क्या एक डिज्नी कैरेक्टर के ऊपर रखा गया है? क्या प्लूटो कभी नेपच्यून का चंद्रमा हुआ करता था, या फिर प्लूटो एक आइसी वर्ल्ड है? ऐसे कई सवाल हैं जो प्लूटो के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो चलिए आज के सफर में हम यात्रा करने वाले हैं हमारे ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो की, और जानेंगे प्लूटो के कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में जिन पर शायद आप भी यकीन करते हैं। मिथ नंबर 1, प्लूटो नाम पहले डिज्नी कैरेक्टर का था। अगर आप डिज्नी के इन कैरेक्टर्स की क्रोनोलॉजी देखोगे तो ये मिथ यहीं पर खत्म हो जाएगा। प्लूटो की खोज सन 1930 में हुई थी।
और हालांकि फेमस डिज्नी डॉग ने भी 1930 में ही डेब्यू किया था, पर शुरुआत में इस डॉग का नाम रोवर रखा गया था। प्लूटो द पप नाम का एक कैरेक्टर भी था, लेकिन उसको भी सन 1931 तक ब्रॉडकास्ट नहीं किया गया था। ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कि जिस लड़की ने इस ग्रह का नाम प्लूटो रखा था वो प्लूटो द डॉग से लिया गया था, लेकिन अब ये प्रूवन है कि उस डॉग का नाम प्लूटो प्लैनेट से इंस्पायर्ड था। आपको बता दें कि वैनिटी फेयर 1930 में जब एक स्कूल गर्ल थी तब उन्होंने इस ग्रह को प्लूटो नाम दिया था। 2006 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया था। मिथ नंबर 2, प्लूटो इज टाइनी। आज भी बहुत से लोगों को लगता है कि प्लूटो एक ड्वार्फ प्लेनेट है, तो ये बहुत छोटा होगा, किसी एस्टेरॉयड जितना। लेकिन आपको बता दें कि प्लूटो 2360 किलोमीटर डायमीटर का एक बड़ा आकार रखता है, जो कि हमारे चांद का 2/3 है, और इसे जुपिटर के ओशन वर्ल्ड मून यूरोपा से भी कंपेयर किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्लूटो के सबसे बड़े चांद शैरन का आकार इसके आकार का लगभग आधा है। शैरन का डायमीटर 1207 किलोमीटर है, जबकि प्लूटो का डायमीटर 2360 किलोमीटर है, और इसीलिए कभी कभी इन दोनों को बाइनरीज भी बोला जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि काइपर बेल्ट में सबसे बड़ी ऑब्जेक्ट प्लूटो ही है, यानी कि नेपच्यून के ऑर्बिट के बाद सबसे बड़ी ऑब्जेक्ट प्लूटो ही है। काइपर बेल्ट में कॉमेट्स मेजॉरिटी में पाए जाते हैं, जो कि सिर्फ कुछ ही किलोमीटर बड़े होते हैं। कुछ कॉमेट्स सैकड़ों किलोमीटर बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन प्लूटो बाकी के ड्वार्फ प्लैनेट्स जैसे कि एरिस से भी बड़ा है। मिथ नंबर 3, इट्स डार्क देयर ऑल द टाइम। प्लूटो का ऑर्बिट सूर्य से एवरेज 4.8 अरब किलोमीटर दूर है, और ये दूरी वाकई बहुत ज्यादा होती है। प्लूटो से देखने पर हमारा सूर्य किसी आम तारे की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा चमकदार। और इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि प्लूटो की सतह पर हमेशा 24 घंटे एकदम स्याह अंधेरा रहता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दिन के समय प्लूटो पर उतना अंधेरा नहीं होता जितना कि लोग सोचते हैं। ये कुछ ऐसा होता है जैसा पृथ्वी पर गहरे रंग के बादलों से होता है, और या फिर जब सूरज छिपने वाला होता है तब के समय जितना अंधेरा होता है यहाँ पृथ्वी पर, सिर्फ उतना ही अंधेरा वहाँ प्लूटो पर भी देखने को मिलता है। मतलब ये कि अगर इंसान वहाँ पर जाता है तो वो बेशक वहाँ पर सब कुछ देख पाएगा, लेकिन कुछ केसेस में वहाँ पर हमें लाइटिंग की जरूरत पड़ सकती है। मिथ नंबर 4, प्लूटो वाज वंस अ मून ऑफ नेपच्यून। ये पुरानी थियरी है जो कि प्लूटो की खोज के तुरंत बाद ही पॉपुलर हो गई थी, और 1965 में इस थियरी को डिसप्रूव भी कर दिया गया था। लोगों को लगता था कि प्लूटो कोई काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि प्लूटो एकदम गोल है, जबकि काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स ऐसी गोल नहीं है। उसकी बनावट हमारे अंदरूनी सोलर सिस्टम के किसी ग्रह की तरह दिखाई देती है, और यही वजह थी कि लोगों में ये भ्रम था कि प्लूटो नेपच्यून प्लैनेट का एक चांद है, और किसी कारण की वजह से वो नेपच्यून से अलग हो गया है। लेकिन बाद में जब ऑर्बिटल रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट से इन दोनों बॉडीज को देखा गया तो पता चला कि ये दोनों बॉडीज कभी भी इतनी करीब नहीं थी, जिससे ये संभावना बिल्कुल ही खत्म हो जाती है कि प्लूटो कभी नेपच्यून ग्रह का चांद भी हुआ करता था। मिथ नंबर 5, प्लूटो इज एन आइसी वर्ल्ड। मॉडर्न टेलीस्कोप्स और न्यू हॉराइजन स्पेसक्राफ्ट से प्लूटो की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ली गईं, जिसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि प्लूटो पूरी तरह से बर्फ से घिरा पड़ा है, और ये बर्फ सिर्फ पानी से ही नहीं बनी है, ये बनी है जमी हुई नाइट्रोजन, जमी हुई मीथेन आदि से। प्लूटो की डेंसिटी को अगर देखा जाए तो वहां से हमें पता चलता है कि इसकी डेंसिटी वाटर आइस की डेंसिटी से लगभग डबल है, जिसका कंक्लूजन ये निकाला गया कि इसका 2/3 भाग रॉक्स यानी कि चट्टान से बना है और 1/3 हिस्सा आइस का है। इसीलिए ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि प्लूटो एक रॉकी बॉडी है जिसका ऊपरी हिस्सा सिर्फ बर्फ से ढका हुआ है। मिथ नंबर 6, प्लूटो इज एयरलेस। सन 1980 में वैज्ञानिकों ने प्लूटो पर एटमॉस्फेयर की खोज कर ली थी। प्लूटो के एटमॉस्फेयर में ज्यादातर नाइट्रोजन ही मिली, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी पर है। लेकिन इसके साथ ही प्लूटो के वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड और मेथेन की भारी मात्रा पाई जाती है। हालांकि फिर भी अगर पृथ्वी से कंपेयर किया जाए तो प्लूटो का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है और स्पेस में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के मुकाबले कुछ ज्यादा ही दूरी तक फैला हुआ है। एग्जाम्पल के लिए अर्थ का एटमॉस्फेयर लगभग 600 किलोमीटर तक रहता है, जो कि पृथ्वी के रेडियस का करीब 10% है।
वहीं पर अगर प्लूटो की बात की जाए तो ये 7 प्लूटो रेडियाई तक फैला हुआ है, यानी कि प्लूटो के एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम खुद प्लूटो के वॉल्यूम से लगभग 350 गुना ज्यादा है। और इसीलिए ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि प्लूटो पर हवा नहीं है। प्लूटो पर हवा बिल्कुल है, लेकिन जब कभी प्लूटो अपने ऑर्बिट में सूर्य से बहुत दूर चला जाता है तो उसके एटमॉस्फेयर में सारी गैसेस ठंड की वजह से जम जाती हैं और तब वहां पर हवा की कमी हो जाती है। लेकिन जब प्लूटो सूर्य के नजदीक आ जाता है तो बर्फ पिघलती है और वातावरण में हवा और गैसेस की मात्रा बढ़ जाती है। तो प्लूटो का वातावरण कुछ इस तरह से काम करता है। मिथ नंबर 7, प्लूटोज ऑर्बिट इज वन ऑफ अ काइंड। प्लूटो का ऑर्बिट सूर्य के इर्द गिर्द एकदम सर्कुलर नहीं है, बल्कि एलिप्टिकल है। ये सूर्य के सबसे नजदीक 4.43 अरब किलोमीटर दूर तक आ जाता है और अपने सबसे दूरी के पॉइंट पर ये सूर्य से 7.36 अरब किलोमीटर दूर हो जाता है। इसके साथ ही प्लूटो की ऑर्बिट हमारे सोलर सिस्टम के एक्लिप्टिक प्लेन से 17 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है और बाकी के ग्रहों की ऑर्बिट के कंपैरिजन में प्लूटो की ऑर्बिट काफी ज्यादा अलग है। इसके साथ ही प्लूटो की ऑर्बिट नेपच्यून की ऑर्बिट को क्रॉस करती हुई निकलती है, जिसकी वजह से करीब 20 सालों तक ये नेपच्यून की ऑर्बिट से आगे रहता है, जिसकी वजह से सन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को सर्वसहमति से प्लैनेट्स की ऑफिशियल लिस्ट से बाहर कर दिया था और ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में शामिल कर दिया था। लेकिन अगर काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स को देखा जाए तो अन्य ड्वार्फ प्लैनेट्स जैसे कि एरिस और ह्यूमेया के ऑर्बिट प्लूटो से भी ज्यादा एलिप्टिकल और इंक्लाइंड हैं। तो प्लूटो ना ही एक्सट्रीम काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स की तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जिबिट करता है और ना ही हमारे ऑफिशियल प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे मिथ्स जो लोगों के बीच काफी ज्यादा प्रचलित हैं, लेकिन सच्चाई इनसे काफी अलग होती है। प्लूटो के कई ऐसे और भी रहस्य हैं जो हमें हैरान करते हैं। प्लूटो के ऐसे ही रहस्यों से रिलेटेड हमने इस वीडियो में बात की है, तो इस वीडियो को जरूर से चेकआउट कीजिएगा। लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, आप किसी ऐसे मिथ में बिलीव करते थे या नहीं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।